वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2024 की कन्नड़ा लैंग्वेज रिवेंज ड्रामा फिल्म मर्यादे प्राशने की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में सूरी नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि अचानक दो लोगों को मारने पीटने लगता है क्योंकि वो लोकल एमएलए के पोस्टर पे काला प्रिंट करके उसको खराब कर रहे थे। कहना सूरी एमएलए को बहुत ही मानता है, उन्हें अन्ना कहकर पुकारता है। वो अपने अन्ना के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। मगर अगले दिन जब इस बात की खबर अन्ना को चलती है तो वो सूरी को बुलाकर कहते हैं कि चेहरे पे चाहे जो भी कलर हो मगर हाथ को लाल मत होने देना। दरअसल वो ये कहना चाह रहे थे कि किसी का खून वगैरह मत करना कभी भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत तुम्हारे पिता की तरह हो और तुम मारे जाओ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सूरी, और मेरे बर्थडे के एक हफ्ते गुजर चुके हैं। अगर मेरे बर्थडे वाले पोस्टर पे किसी ने काले पोत भी दिया तो क्या हो गया। मगर दोस्तों सूरी तो समझने को तैयार ही नहीं था। तो अन्ना का पीए समझाता है कि इलेक्शन सर पे है, तुम्हारी नुटपटांग हरकतों का फायदा कोई हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए उठा सकता है, इसलिए संभल के रहो। इसके बाद सतीश नाम के एक जोमैटो डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ईमानदार है और वो अपनी फैमिली के लिए हर कुछ करने को तैयार है। उसकी फैमिली में माँ, पिता और एक छोटी बहन है जिसका नाम है लक्ष्मी। पिता की तबीयत तो हमेशा खराब ही रहती है, मतलब उनको दिमागी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते। इसलिए सतीश भी अपनी माँ से कहा करता है कि माँ आप घर पर ही रहिएगा, उनकी देखभाल करो, मैं बाहर का सारा काम खुद ही कर लूंगा। इसके बाद दोस्तों मन्नू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कैब ड्राइवर है और गाड़ी उसकी अपनी नहीं बल्कि रेंट पर है। रात में वो गाड़ी सबमिट करने जाता है और कहता है कि मुझे पैसों की कुछ जरूरत है, इसीलिए मैं आज रेंट नहीं दे पाऊंगा, कल दे दूंगा। तो वो आदमी अपने बॉस को फोन मिलाता है और उसकी बात मन्नू से करवा देता है। मन्नू उन्हें भी बताता है कि देखो मुझे पैसों की आज कुछ जरूरत है, इसीलिए मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। मगर मालिक सीधा ये बोल देता है कि अगर आज पैसे नहीं देगा तो कल से गाड़ी निकालने ही नहीं दूंगा तुझे। तब जाकर मन्नू को भारी मन से पैसे देने ही पड़ते हैं। इसके बाद सूरी, सतीश और मन्नू एक चाय की टपरी पर मिलते हैं। दरअसल ये तीनों दोस्त हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि पक्के वाले। ये हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। आज मन्नू परेशान होकर कह देता है कि वो परमिला आंटी है ना, उनसे कहकर मुझे 2 लाख का लोन दिलवा दो यार, मैं अपनी गाड़ी ले लूंगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। मैंने सुना है आजकल परमिला आंटी गरीबों की मदद कर रही है। तो इस पे सतीश मजाक में कहता है कि भाई यहाँ रेंट ना देने में गाड़ी का मालिक तो सिर्फ तुम्हें डांटता ही है, अगर परमिला आंटी के पैसे तुमने टाइम पर नहीं लौटाए ना वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेगी कि तुम जोड़ नहीं पाओगे, इसलिए इन सब चक्करों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। तो चाय वाय पीने के बाद सतीश अपनी स्कूटी से घर के लिए निकल जाता है, वहीं मन्नू सूरी के बाइक से घर के लिए निकलता है। तो रास्ते में ये बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं तो मन्नू उससे पूछता है कि तुम्हारा कॉर्पोरेटर इलेक्शन कब है। तो सूरी भी बताता है कि बस यही 2-3 हफ्ते में नाम फाइनल हो जाएगा और फिर इलेक्शन भी हो जाएगा। अब अगली सुबह की बात है, सतीश की बहन लक्ष्मी बन ठन के अपने काम के लिए निकलती है। वहीं लक्ष्मी के पिता अपनी बीवी से कॉफी मांगते हैं तो वो बनाकर दे देती है और फिर कहती है आपके साथ रहते रहते आपकी बीमारी लगता है मुझे भी पकड़ रही है। कुछ देर पहले ही तो मैंने आपको कॉफी दी थी, आपने पी भी ली और भूल भी गए और मुझसे दोबारा बनवा भी लिया, वाह। उसके बाद सतीश अपने काम पे जाने के लिए तैयार होता है और जाने से पहले अपने पिता से पूछता भी है कि आपका ब्रेकफास्ट तो हो गया ना। इस तरह से इन लोगों की लाइफ चल रही होती है। सूरी आने वाले इलेक्शन के लिए जमकर तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा है कि अन्ना तो कॉर्पोरेटर की पोजीशन के लिए मेरा ही नाम आगे करेंगे। वहीं सतीश भी अपनी फैमिली के खर्चे चलाने और उधारी चुकाने के लिए दिल लगाकर काम कर रहा होता है और मन्नू वो अपनी कैब ड्राइवर वाले काम को मन लगा के करता है। मगर वो सिर्फ ड्राइविंग पे ही नहीं बल्कि अपने ही दोस्त सतीश की बहन लक्ष्मी के ऊपर भी मन लगा रहा होता है। दरअसल ये दोनों सबकी नजरों से छिपकर पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में है। लक्ष्मी एक मॉल में काम करती है और उसको डेली घर के नजदीक से मॉल तक छोड़ने का काम मन्नू का होता है। तो इस तरह ये तीनों दोस्त दिन भर अपना काम करते हैं, मगर रात में चाय की टपरी पर या शराब की ठेके पे जरूर मिल जाते हैं, जहां ये दिन भर की स्टोरी एक दूसरे को शेयर करके अपना आनंद उठाते हैं। अब ऐसे दोस्तों एक रात की बात है, सूरी और सतीश शराब पीते हुए अपनी रोजमर्रा की बातें शेयर कर रहे होते हैं। मगर आज मन्नू साथ में नहीं होता क्योंकि उसे थोड़ा लेट काम था, इसीलिए कॉल करके सतीश मन्नू को खूब जलाता भी है कि देख तेरे बिना पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं। अब मन्नू इस पर दुखी हो जाता है कि बताओ यार मेरे बिना ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सूरी सतीश को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, मगर रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। वो सभी को रोककर हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक कर रहे होते हैं, साथ ही ये भी कि किसी ने शराब पी रखी है या फिर नहीं। पुलिस वाले वैसे तो सभी को रोक रहे होते हैं मगर सूरी को जाने देते हैं और ये चीज इस नए इंस्पेक्टर को खटक जाती है। वो हवलदार से पूछता है कि उन भाई साहब को क्यों जाने दिया तुमने।
तुमने? हवलदार बताता है कि सर आप नए नए हो ना यहाँ, इसीलिए आपको पता नहीं है, पर सूरी एमएलए का खास आदमी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर की नजरों में सूरी चढ़ जाता है यहाँ से। फिर अगले दिन लक्ष्मी मॉल में होती है, तभी मनु मैसेज करके लक्ष्मी से पूछता है क्या कर रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम अपनी एक सेल्फी भेजो ना। तो वो भेज देती है और सेल्फी में एक येलो ड्रेस आ जाती है, तो उसे मनु एक बार पहनने को कहता है। लक्ष्मी कहती भी है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, वो मॉल की चीजें हैं, मगर जब बार बार मनु कहने लगता है तो वो पहनकर फोटो क्लिक करने के बाद सेंड कर देती है। मगर पता नहीं कैसे दोस्तों इस बात का पता मैनेजर को चल जाता है और वो मॉल में सबके सामने लक्ष्मी को खूब झाड़ता भी है कि ये क्या है। लक्ष्मी बड़ा इंसल्टेड फील करती है। वो कहती भी है कि क्या हुआ अगर मैंने एक बार पहन लिया तो, कस्टमर भी तो ट्रायल रूम में एक बार पहनकर देखते ही है ना। तो मैनेजर कहता है कि कस्टमर और तुम में अंतर है, कस्टमर खरीदने की औकात रखते हैं, तुम्हें पता भी है ये 3000 की एक ड्रेस है, अगर औकात है तो बोलो अभी के अभी बिल बनवा देता हूँ तुम्हारा। ये सुनकर लक्ष्मी चुप हो जाती है कि अगर मैंने ये ड्रेस ले ली तो मेरे पैसे कट जाएंगे, फिर घर पर क्या दूंगी मैं। रात में वो मनु से मिलती है तो खूब गुस्से में उसको सुनाती है कि तुमने तो पहनने को कह दिया लेकिन मुझे सबके सामने फिर शर्मिंदा होना पड़ा। मनु कहता है कि अरे पागल, मैंने तो मजाक में कहा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में पहन लोगी, और अगर मैनेजर ने डांट भी दिया तो क्या हो गया, वो तुम्हारे सीनियर है, हम गरीब लोग हैं, हमें तो अपने बॉस की डांट फटकार सुनने की आदत होनी ही चाहिए। पर लक्ष्मी को ये सही नहीं लगता और वो कहती है मैं और मैनेजर दोनों तो किसी और के लिए ही काम करते हैं ना, हम दोनों स्टाफ हैं, फिर उसे यह किसने दिया सबके सामने मुझे बेइज्जत करने का। हाँ मैं मानती हूँ मैनेजर की सैलरी मुझसे काफी ज्यादा है, पर पैसों के घमंड में हमें ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए जैसे वो मैनेजर उड़ रहा था। तब मनु लक्ष्मी का मूड थोड़ा लाइट करने के लिए कहता है कि वैसे तुम ये येलो ड्रेस में बड़ी प्यारी लग रही थी, सच बताऊं। इस तरह से लक्ष्मी और मनु का प्यार धीरे धीरे थोड़ा ऊपर चढ़ रहा होता है। मनु लक्ष्मी का पूरा ख्याल रखता था, वो पैसे जमा करके उसके लिए सेम येलो ड्रेस भी खरीद कर उसे गिफ्ट करता है। लक्ष्मी बड़ी खुश हो जाती है और इनके इस अफेयर के बारे में दोस्तों सूरी को एक दिन पता चल जाता है, तो वो मनु को कन्फ्रंट करता है। तो मनु उसे सारी बातें बता देता है कि हाँ मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता हूँ और 4 साल हो गए हम दोनों को डेट करते हुए। तो सूरी उससे पूछता है कि जब प्यार करते हो तो फिर शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाते। तो यहाँ मनु पीछे हट जाता है ये कहते हुए कि यार महंगाई देखा तुमने, आसमान छू रही है, अभी हम दोनों सिंगल हैं और मैं अपना खर्चा कमा कर खुद चलाता हूँ और वो अपना खर्चा खुद उठाती है। हाँ बीच बीच में मैं उसके लिए कुछ खरीद कर दे देता हूँ, लेकिन मेरी उतनी कमाई नहीं है कि मैं उससे शादी करके घर बसा लूँ। घर बसाने जाऊंगा तो लक्ष्मी को जॉब छोड़नी पड़ेगी, सारा खर्चा हम दोनों का फिर मुझे ही उठाना पड़ेगा। चलो वो भी कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा किसी तरह, मगर शादी के बाद तो बच्चे भी होंगे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, खाना पीना, बहुत सारी चीजें हैं यार, और उसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो इस पे सूरी कहता है कि ओ भाई सुन, अगर बेंगलुरु के सारे लोग तेरी तरह सोचते तो आज इसकी आबादी इतनी नहीं बढ़ती। दोस्तों ये अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सतीश कॉल करके सूरी को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाता है। अब वहां पे जाने पे पता चलता है कि पुलिस ने कुछ डिलीवरी बॉयज को गांजा सप्लाई करने के झूठे आरोप में अरेस्ट कर लिया है। तब सूरी इंस्पेक्टर पे बहुत ही गुस्सा करता है और बिना उनकी परमिशन के सारे डिलीवरी बॉयज को लेकर अपने साथ चला जाता है। अब इस बात का पता जब एमएलए को चलता है ना, तो वो सूरी को अपना खून थोड़ा शांत करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि वो इंस्पेक्टर नया नया यहाँ पर आया है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, लेकिन हमें अपनी ओर से कोई भी मौका नहीं देना है कि वो हमारे सर पर चढ़कर तांडव करे। फिर अगले दिन की बात है दोस्तों, सतीश अपनी माँ और पिता के साथ डॉक्टर के पास जाता है अपने पिता के चेकअप करवाने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर कुछ दवाई वगैरह देते हैं और फिर अकेले में सतीश से कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें अकेला मत छोड़ो, जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करो, इससे उनकी याददाश्त और जाने से बच जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद आता है सतीश का बर्थडे। लक्ष्मी अपने भाई के बर्थडे के लिए बहुत ही खुश होती है। वो अपने डैड को याद दिलाती है कि आज भाई का बर्थडे है, उसे विश करना मत भूलिएगा। तभी सतीश मंदिर से पूजा पाठ करके घर में आ जाता है और अपने पिता को प्रसाद देता है। तब उसके पिता उसे बर्थडे विश करते हैं, जिससे सतीश बड़ा खुश हो जाता है। और इसके बाद लक्ष्मी अपने भाई को न्यू फोन गिफ्ट करती है। देखकर सतीश कहता है कि अरे पागल, क्या जरूरत थी इसकी, क्यों करे फालतू के पैसे खर्च। तब लक्ष्मी कहती है कि आप घर के लिए कितना कुछ करते हो भैया, मुझे पता है कि आपका फोन काफी हैंग करता है, इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए बढ़िया फोन दिला दूं, और आज वैसे भी बर्थडे से अच्छा और क्या ही हो सकता था नया गिफ्ट देने का, है ना। दूसरी ओर सूरी के लिए भी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि आज उसके पार्टी वाले ये फैसला करने वाले थे कि कॉर्पोरेटर के लिए किसे टिकट दिया जाएगा। तो एमएलए सबके सामने सूरी का नाम पेश करते हैं, क्योंकि सूरी को उस इलाके के हर लोग जानते थे और वो उसे मानते भी बहुत थे। मगर दोस्तों पार्टी हेड बताते हैं कि हमने इस रोल के लिए एक सर्वे करवाया था कि कौन सबसे बेस्ट होगा, और परमिला का नाम निकल कर आता है सामने। ये सुनकर तो सूरी का मूड ही ऑफ हो जाता है। पार्टी हेड के सामने एमएलए भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते, सूरी की सिफारिश में कुछ नहीं कर पाते। वो सूरी उसी वक्त वहां से उठकर निकल जाता है। उसका चेला मुकेश उसके साथ साथ आ जाता है कि कहीं सूरी कोई गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि पता है सूरी इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था।
और जब टाइम आया तो देखो पासा ही पलट गया। मुकेश सूरी से कहता है कि भैया आपके पास जनता का सपोर्ट है, मगर परमिला के पास उसके कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ साथ पैसा भी बहुत है। अब जैसे इस बात का पता मनु को चलता है ना, तो वो भी कॉल करके कहने लगता है सूरी से कि देखो यार, तुमने अपनी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, सारा कैंपेन संभाला है, उस परमिला ने आखिर क्या ही किया है औरतों को सिलाई मशीन फ्री में दिलवाने के अलावा। अब दोस्तों सूरी का दिमाग तो ऐसे खराब था ही, और ये लोग उसको और गुस्सा दिला रहे थे, इसलिए वो डांट कर मनु को फोन रखने को कह देता है। रात में सूर्य अपने दोस्तों यानी मनु और सतीश के साथ एक बार में मिलता है। अब तक उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो चुका था। वो सतीश के बर्थडे की खुशी में शराब पीते हैं और फिर सूर्य के मुंह से ज्ञान की बातें निकलना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चले तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। देखो मुझे परमिला से कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं बस अपने लिए चाहता हूँ कि मैं कॉर्पोरेटर बनूं, पर कोई नहीं, इस बार ना सही, अगली बार फिर से ट्राई करूंगा। तो सतीश कहता है कि लक्ष्मी ने मुझे न्यू फोन गिफ्ट किया है, पता है तुम्हें? मनु झट से कह देता है कि ओप्पो का है ना। तो सतीश कहता है तुम्हें कैसे पता? तो मनु कहता है कि अरे भाई, फोन लेने से पहले उसने मुझसे पूछा था कि कौन सा फोन लेना चाहिए। इसके बाद तो सूरी मन्नू को ये कहकर चिढ़ाने लग जाता है कि पता है सतीश, मन्नू के हाव भाव थोड़े बदले बदले से नहीं लग रहे तुम्हें? मुझे तो लगता है कि ये जल्दी शादी करके घर बसाने वाला है। दोस्तों अभी सतीश को लक्ष्मी और मन्नू के रिलेशन के बारे में नहीं पता है, और ना ही मन्नू चाहता था कि अभी किसी को पता चले, मगर सूरी उसकी खूब खिंचाई करता है कि हम तो दोस्त है ना तुम्हारे मन्नू, तो बताओ कौन है वो लड़की। और फिर सतीश भी कई बार पूछता है कि बता मन्नू भाई कौन है वो, लेकिन मन्नू अपना मुंह नहीं खोलता। वो सिर्फ यही कहता है कि तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना सूरी, तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, मेरी छोड़ो, पहले सतीश की शादी करो। तो सतीश कहता है कि ना भाई, मेरे ऊपर पहले से 10 लाख का कर्ज है, पहले मैं उस कर्ज को चुका दूं फिर देखूंगा। दरअसल दोस्तों सतीश ने उधार के पैसे लेकर कई सारे बिजनेस ट्राई किए थे, मगर उन सब में उसे घाटा ही हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस बंद करना पड़ गया, साथ ही उसके सर पे 10 लाख की उधारी आ गई। तो कुल मिलाकर सूरी, सतीश और मन्नू तीनों की लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है पैसों की। अगर इनके पास ढंग का पैसा होता तो इनकी लाइफ काफी आसान हो सकती थी। तो इस तरह की बातचीत करते करते ये तीनों लेट नाइट तक शराब पीते हैं और पेट भर खाना खाकर फिर पीते हैं। लेकिन जब आधी रात हो जाती है तो तीनों सूरी की बाइक से घर के लिए निकलते हैं। रात भी ज्यादा हो गई थी, ऊपर से बारिश भी तेज, और इन तीनों ने पी भी रखी थी, ऊपर से ये हंसी ठिठोली भी कर रहे थे। सूरी बार बार मनु को पोक कर रहा होता है कि लड़की का नाम तो बता भाई, और वो बेचारा डर रहा था कि कहीं सतीश के सामने मेरे मुंह से सच्चाई ना निकल जाए। पता है ना दोस्तों वो क्यों डर रहा है? क्योंकि सतीश की बहन लक्ष्मी से तो वो प्यार करता है यार, आपको पता तो है। लेकिन हाँ, सतीश आगे बैठकर ड्राइव कर रहा था तो वो अचानक पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता इस बारे में? तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता है। इतना कहते ही इनकी बाइक एक 4 व्हीलर से टकरा जाती है और इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सूरी तो अलग ही कहीं पर गिर जाता है और मनु भी दूर चला जाता है। दोनों को बहुत जोर की चोट आती है, मगर इन्हें सतीश की सिर्फ आवाज ही आ रही थी और इन्हें कहीं वो दिख नहीं रहा था। तब सूरी का ध्यान जाता है सतीश शायद गाड़ी के नीचे आ गया हो। वो जाकर गाड़ी के शीशे पे जोर जोर से मारता है और गाड़ी के नीचे से सतीश को निकालने की कोशिश करता है। तब गाड़ी से रॉकी, निखिल, परमेश और शेठी नाम के 4 लड़के निकलते हैं। फिर ये लोग किसी तरह सतीश को गाड़ी के नीचे से बाहर निकालते हैं। मनु सूरी से कहता है कि एम्बुलेंस बुला यार जल्दी, मगर सूरी समझ गया था कि सतीश की मौत हो चुकी है, इसीलिए वो उन अमीरजादों के साथ मारपीट करने लग जाता है गुस्से में। सूरी को बहुत ही गुस्सा आ गया था उन पर, मगर निखिल नाम का एक लड़का अपने दोस्तों को समझाता है कि भाई कुछ ले देकर बात खत्म करते हैं ना, 10 दिनों में मेरी शादी है, मैं नहीं चाहता कि कोई ड्रामा क्रिएट हो, मेरे डैड को पता चलेगा तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। निखिल की बातों से शेठी भी एग्री कर लेता है और वो लोग फिर सूरी और मनु को समझाने की कोशिश में जुट जाते हैं कि देखो जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, तुम लोग भी पिए हुए थे और हम लोग भी, हम लोग तो चलो गाड़ी में थे, मगर तुम लोग बिना हेलमेट के ट्रिपल लोडिंग के साथ ड्राइव कर रहे थे। अगर तुम इंश्योरेंस क्लेम करने भी जाओगे तो तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हमारा क्या है, हम तो पैसों के बल पर निकल ही जाएंगे किसी तरह। देखो हम अपनी गलती मानते हैं और चाहते हैं कि विक्टिम की फैमिली की हेल्प करें, इसलिए हम 40 लाख रुपए देने को तैयार हैं। हमें बस 2 दिन का टाइम दो और तब तक के लिए हम तुम्हें 80,000 रुपए देने को तैयार हैं। सूरी और मनु को इनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक तो ये लोग रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे थे, इसीलिए हमारा एक्सीडेंट हुआ और हमारा प्यारा दोस्त अपने बर्थडे वाले दिन मारा गया, ऊपर से ये हमें पैसों से खरीदना चाहते हैं। बताओ। इनके बीच में दोस्तों काफी झगड़ा झमेला होता है और आखिर में सूरी को सतीश की फैमिली का ख्याल आ जाता है कि उनके ऊपर 10 लाख का कर्ज है, सतीश के पिता बीमार है, वो कोई काम धंधा तो कर नहीं पाते, ऊपर से उनका इलाज का खर्चा अलग, वहीं लक्ष्मी की भी शादी ब्याह में पैसा खर्च होगा। तो सूरी ये सारी बातें सोचकर शेठी की बात मानने को तैयार हो जाता है। मगर हाँ, सबसे पहले वो अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है
है जिसको देखकर ये साबित हो जाए कि इन चारों अमीर बाप के बेटों ने ही एक्सीडेंट किया था। साथ ही सूर्य उन चारों के फोन भी जमा कर लेता है और कहता है जब तुम पैसे दे दोगे तो वीडियो भी डिलीट कर देंगे और फोन भी लौटा देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। सतीश के घर में तो मातम का माहौल था ही। इस घर का इकलौता चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुका था। घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों सूर्य ने इनको बताया कि मैं और सतीश पार्टी करके घर आ रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मन्नू भी हमारे साथ था, क्योंकि उसको पता था कि मन्नू लक्ष्मी से कोई भी बात छिपा नहीं पाएगा। वो फटाक से पैसों के समझौते वाली बात उसे बता देगा, जिससे लक्ष्मी को बहुत ही बुरा लगेगा और वो पैसे लेने से इनकार कर देगी। लेकिन सूर्य ने घर पर यह बताया होता है कि हम इंश्योरेंस क्लेम करने वाले हैं, उसी से हमें कुछ पैसे मिलेंगे जिससे थोड़ी मदद हो जाएगी। मगर लक्ष्मी का दिल है कि मान ही नहीं रहा होता है। वो मन्नू को फोन पे फोन किए जाती है और जब वो फोन उठाता है तो लक्ष्मी उसे खूब सुनाती है कि कैसे दोस्त हो तुम, छी अपने दोस्त को आखिरी बार कंधा देने तक नहीं आए, कहाँ हो तुम। और तब मन्नू झूठ बोल देता है कि दरअसल मेरी मॉम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मैं गांव आया हुआ हूँ। मेरी मॉम आईसीयू में है, इसलिए मैं नहीं आ पाया। पर मेरा यकीन मानो, मुझे भी उसकी मौत का बहुत ही दुख है। ये सुनकर लक्ष्मी थोड़ा शांत हो जाती है और मन्नू से कहती है कि ठीक है, अपनी मॉम का ख्याल रखो। फिर जैसे ही 2 दिन होते हैं तो वो अमीरजादे सूर्य को कॉल करके एक विला में बुलाते हैं। वहाँ पहले तो सिक्योरिटी गार्ड्स सूर्य और मन्नू को खराब कपड़े देखकर अंदर जाने नहीं देते, मगर जब अंदर से गार्ड को कहा जाता है कि दोनों को अंदर आने दो तो उनको जाने दिया जाता है। अंदर जाने पर ये देखते हैं कि ये विला तो बहुत ही बड़ा और शानदार है, मगर इससे इनको क्या, ये बस पैसे लेकर जाना चाहते थे। मगर दोस्तों यहाँ पर इनको इन अमीरजादों का असली रूप दिखता है। पहले तो वो इन दोनों को फोन से उस रात की वीडियो डिलीट करवा देते हैं, फिर पैसों से भरा बैग सामने रखा होने के बावजूद वो इन्हें डंडे से थोड़ा झिझकाते भी हैं। रॉकी नाम का लड़का तो कुछ ज्यादा ही बदले तेवर दिखा रहा होता है। वो इनके नजदीक आकर कहता है कि तुम में से तो पैसों की बदबू आ रही है, तुम गरीब लोग हमेशा हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते हो। क्या जरूरत थी उस रात ट्रिपल लोडिंग में गाड़ी चलाने की? उस रात तुम उछल उछल कर मेरा कॉलर पकड़ रहे थे ना। आज देखो जब पैसे लेने की बारी आई तो कैसे शरीफ की तरह झुक कर खड़े हो। इतने में परमेश नाम का लड़का कहता है कि भाई तुमने वो वाला किस्सा तो सुना है ना कि गरीब लोग बड़ी गाड़ियों के सामने जानबूझकर आ जाते हैं ताकि अमीरों से पैसे ऐंठ पाए। मुझे तो लगता है कि ये उस रात जानबूझकर हमारे सामने आ गए थे और हमारी इतनी अच्छी गाड़ी को देखकर इन्होंने सोचा कि चलो पैसे मिल जाएंगे, देखना कहीं इनके पास छुरी चाकू ना हो। दोस्तों रॉकी अब इनके कपड़े उतार कर देखने को कहता है। तभी बीच में शेठी नाम का बंदा आता है और रॉकी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि भाई बेकार में मुद्दे को क्यों गर्म कर रहे हो और पैसे देकर बात खत्म करते हैं। तब रॉकी गन निकाल कर कहता है कि बेटा तू बीच में मत आ, कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ साथ मैं तुझे भी निपटा दूं। ये सुनकर मजबूरी में शेठी को चुप होना पड़ जाता है। फिर रॉकी सूर्य के कपड़े उतरवा देता है और जब वो मना करता है तो गन दिखाकर रॉकी मन्नू को मारने की भी धमकी देता है। सूर्य अपना एक दोस्त तो पहले ही खो चुका था, दूसरा नहीं खोना चाहता था, इसीलिए चुपचाप रॉकी की सारी बातें मान लेता है। मगर फिर भी इस रॉकी का दिल नहीं भरता। वो कहता है कि मुझे एक डाउट हो रहा है कि कहीं अपने दोस्त की मौत का पैसा तुम लोग आपस में हड़पना ना चाहो, इसलिए अभी तक विक्टिम की फैमिली को इस बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, राइट? मतलब दोस्तों रॉकी और परमेश नाम के बंदे बुरी तरह से इन्हें जलील करने के बाद पैसे देने से भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों के फोन से वीडियो डिलीट तो हमने करवाई दी है, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना गोली मारकर दोनों का खेल खत्म कर देंगे और हाँ पुलिस को भी कह देंगे कि तुम यहाँ पर चोरी करने आए थे। रोते हुए सूर्य और मन्नू को वहां से निकलना पड़ जाता है। उनके दोस्त की जान भी गई थी, उसे इंसाफ भी नहीं मिला, उसकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं हुई। ये सारी बातें सोच सोच कर सूर्य का दिमाग पूरी तरह से फट रहा होता है। इतना ही नहीं, जब ये दोनों सतीश की कब्र पर जाकर रो रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर कॉल करके इन्हें पुलिस स्टेशन बुलाता है और उस रात असल में क्या हुआ था ये जानना चाहता है। पर ये दोनों पूरी बात खुलकर नहीं बताते तो इंस्पेक्टर, जिसे सूर्य से शुरू से खुन्नस थी, वो आज अपनी खुन्नस निकालने के लिए इन्हें हवालात में बंद करके खूब पीटता है। कुछ देर के बाद जब एमएलए को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने पीए के साथ एक लॉयर को भिजवाते हैं। वो इंस्पेक्टर से बातचीत करके इन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तब इंस्पेक्टर कहता है कि मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, विक्टिम की फैमिली ने ही इनके खिलाफ कंप्लेंट किया है। और तब लक्ष्मी सामने आती है और मनु से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपनी मॉम के साथ आईसीयू में हो, मगर जब मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ऊपर से तुम उन्हें कई महीनों से मिलने भी नहीं गए। तुम दोनों ने मिलकर उस रात कुछ तो किया है मेरे भाई के साथ। इस बारे में जब सतीश की माँ को पता चलता है तो वो लक्ष्मी को समझाते हैं कि ये दोनों भी हमारे बेटे के जैसे ही हैं, ये हमारा बुरा नहीं कर सकते। इसीलिए काफी समझाने बुझाने के बाद लक्ष्मी केस वापस ले लेती है, मगर वो मनु से काफी नाराज है कि उसने झूठ क्यों कहा, इसीलिए उससे वो ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी ओर सतीश के पिता अपने बेटे की मौत के बारे में भूल जाते हैं और उनके दिमाग पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो भ्रम करने लग जाते हैं कि सतीश उनके साथ ही उनसे बात कर रहा है
कभी अपनी बेल्ट ढूंढ रहा है तो कभी खाने को मांग रहा है। ये देखने के बाद तो सतीश की माँ का जीना और मुश्किल हो जाता है। सतीश के माता पिता और उसके दोस्त तो कई दिन बस ऐसे ही रोते जाते हैं। एक दिन तो सतीश के पिता सतीश की परछाई का पीछा करते करते घर से बहुत दूर चले जाते हैं। तब सतीश की माँ कॉल करके मनु को बताती है कि सतीश के पापा मिल नहीं रहे, तो वो किसी तरह उनको ढूंढ ढांड कर घर लेकर आ जाता है और उस रात की फिर सारी सच्चाई बता देता है। मगर मेमोरी कमजोर होने की वजह से वो तुरंत ही सतीश की मौत वाली बात फिर भूल जाते हैं। कौन? सतीश के पापा दोस्तों। दूसरी ओर उन अमीरजादों की लाइफ तो बहुत ही मस्त चल रही होती है। निखिल अपनी शादी के लिए काफी एक्साइटेड होता है। साथ ही वो रॉकी से थोड़ा दूर जाना चाहता था क्योंकि उस रात गाड़ी रॉकी ही चला रहा था और शायद उसने जानबूझकर सतीश की बाइक को हिट किया था क्योंकि रॉकी को थोड़ा गरीबों से नफरत भी थी। इसीलिए अब निखिल जो रॉकी के व्हाइट फील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला था उससे वो पीछे हट जाता है। वो सीधा रॉकी से कहता है कि देखो वजह मत पूछना, पर मैं अब तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। रॉकी को बड़ा बुरा लग जाता है इससे, मगर वो अपने चेहरे में जाहिर नहीं होने देता। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो रॉकी कहता है कि देखो मुझे लग रहा है तुम थोड़े स्ट्रेस्ड हो, इसलिए मैं तो कहूंगा कि तुम ईशा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये ईशा निखिल की गर्लफ्रेंड थी काफी सालों पहले, मगर अब वो किसी और लड़की से शादी कर रहा है अपने डैड के कहने पर। और ईशा को भी उसने समझा दिया था कि मेरी मजबूरी है और वो भी मान गई थी। ऐसा दोस्तों निखिल को लगता है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ईशा और रॉकी ने मिलकर निखिल को मारने का प्लान बनाया था। ईशा के तो अपने रीजंस थे कि निखिल उसे इस्तेमाल करके छोड़ रहा था, वहीं रॉकी किसी भी हाल में इन्वेस्टमेंट लेना चाहता था। तो ये दोनों मिलकर निखिल को एक अश्लील दवाई की ओवरडोज दे देते हैं, जिससे निखिल की मौत एक होटल के रूम में हो जाती है जहां वो ईशा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गया था। और जब निखिल के डैड को डॉक्टर मौत की असली वजह बताते हैं तो वो काफी शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मेरे बेटे ने मर्दांगी की दवाई की ओवरडोज ले ली और तब वो मरा। ये बहुत ही शर्मनाक है, इसे एक नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर दीजिए। ऊपर से जब निखिल के डैड थोड़ा छानबीन करना चाहते हैं कि निखिल किसके साथ होटल रूम में गया था, तो रॉकी निखिल के डैड को ये पट्टी पढ़ा देता है कि रहने दीजिए ना अंकल, बात को जितना चिल्लाएंगे ना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी आगे। अगर किसी तरह ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा, खराब हो जाएगी। दूसरी ओर प्रमेश काफी परेशान था कि बताओ यार, मैं तो विदेश से खास निखिल की शादी के लिए आया था और यहाँ तो दूल्हे बाबू का ही राम राम सत्य हो गया। अब मैं वापस चला जाऊंगा, जब से इंडिया में आया हूँ कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। तब शेठी कहता है कि तुम जाने से पहले मेरे उस प्रॉपर्टी डीलिंग वाले पेपर्स पर साइन कर देना। तो परमेश कहता है कि ठीक है भाई, मैं जाने से पहले कर दूंगा। और फिर वो अकेले में रॉकी से बात करता है कि यार इस तरह के लोग ना ये बड़े चिपकू होते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते। तूने साइन कर दिया क्या? रॉकी कहता है नहीं तो, मैं तो उसको 6 महीने से आगे पीछे घुमा रहा हूँ। दूसरी ओर सूरी को एक सपना आता है जिसमें कुछ गुंडे उसके पिता की जान ले रहे थे। सूरी के सामने गन पड़ी होती है। उसके पिता कह रहे होते हैं कि बेटा उसे उठाओ, मेरी जान बचाओ, मगर डर के मारे सूरी ने वो गन नहीं उठाई, जिसकी वजह से गुंडे उसके डैड को मारकर चले गए। इस बात का अफसोस आज भी उसको है और वो जब आज ये सपना देखता है तो उसे लगता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला तो नहीं ले पाया, मगर अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लूंगा। इसलिए वो थोड़ा जुगाड़ बैठाकर एक गन हासिल करता है और फिर अपने प्लान में मन्नू को भी शामिल कर लेता है। फिर वो उन अमीरजादों की थोड़ी कुंडली निकलवाता है और उससे उनकी दिनचर्या के बारे में सारा कुछ पता कर जाता है। एक रात जब रॉकी और परमेश एक क्लब में खूब नशा और मस्ती कर रहे होते हैं तो गन लेकर वहां सूरी और मन्नू पहुंच जाते हैं। परमेश उनको देख लेता है और जल्दी से आकर रॉकी को बताता है, मगर वो तो यही कहता है कि अबे तूने ज्यादा नशा कर लिया है इसलिए कुछ भी बक रहा है। वो गरीब फटीचर भला इस क्लब में कैसे आ सकते हैं, मगर फिर भी परमेश उसे वहां से लेकर चला जाता है। अगले दिन से ये दोनों इनका पीछा करते हैं। ट्रैफिक में जब रॉकी की गाड़ी रुकती है तो परमेश बताता है कि अरे भाई जल्दी चलो, यहाँ से सामने वाली बाइक में वो एक्सीडेंट वाले लड़के बैठे हुए हैं और उनके पास बंदूक भी है। तभी रॉकी और परमेश वहां से भाग जाते हैं। मन्नू पूछता है कि सूरी भाई गोली क्यों नहीं चलाई, तो तब सूरी को अपनी मॉम के फ्लैशबैक्स आते हैं। उन्होंने मरने से पहले सूरी से कहा था कि तुम इतने ताकतवर कभी मत बनना कि किसी की जान भी ले लो, और ये बात सूरी के दिमाग में बैठ गई थी, इसलिए वो चाहकर भी किसी को जान से मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दूसरी ओर रॉकी परमेश के साथ एक बड़े आदमी के घर पर जाता है जो कि कोई लॉयर रह चुका है। उनसे रॉकी अपने साइड की सारी स्टोरी बताता है और हेल्प मांगता है। तो वो तो पहले ये कहते हैं कि तुम्हें पता है गरीब लोग कीचड़ की तरह होते हैं, अगर तुम उन पे कुछ फेंकोगे तो छींटे तुम पर ही पड़ेंगे। अगर तुम लोगों ने उन्हें पैसे देने के वादे किए थे तो फिर दिए क्यों नहीं, उनका गुस्सा करना तो जायज ही है। तब रॉकी कहता है कि अंकल 40 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती जो मैं ऐसे ही बांटता रहूं, आप कोई ऐसा तिगड़म बैठाइए कि वो दोनों जेल के अंदर हो जाएं। तो अंकल कहते हैं कि जेल भिजवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सूरी के पीछे एमएलए का हाथ भी है, वो किसी तरह उसे बाहर निकलवा ही लेगा, और बाहर आने के बाद मुझे डर है कि वो तुम्हारी जान न ले ले। वो क्या है ना, गरीब लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम लोग बातचीत से सारा मसला सॉल्व कर लो। ऊपर से पिछली बार तुम जो उस लड़की के केस में फंसे थे तब तुम्हारे लिए मैंने केस लड़ा था, याद है ना,
और तुम आज आजाद घूम रहे हो मेरी वजह से, मगर तुमने अभी तक मेरी फी के 18 लाख तो दिया ही नहीं। चलो हमारी तो फैमिली जैसी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं कुछ नहीं किया, मगर उन लड़कों को कम मत आंकना। ये सारी बातें सुनकर रॉकी का तो मूड ही खराब हो जाता है कि जहां से उम्मीद थी वहीं सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी ओर चाय की टपरी पर शेट्टी सूरी और मनु से मिलने जाता है। वहां वो उनसे कहता है कि याद करो, पैसे देकर सेटलमेंट करने की बात मैंने ही शुरू की थी, फिर मैंने पूरी कोशिश भी की तुम लोगों को पैसे दिलवाने की, मगर वो जो रॉकी है ना, वो सही आदमी नहीं है। उसने मेरा एक प्रोजेक्ट पिछले 6 महीने से लटका के रखा हुआ है। दरअसल मैं उनके साथ रहता जरूर हूँ, मगर उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन लोगों से मेरी दोस्ती कॉलेज के दिनों में हुई थी, पर हैसियत में मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने दिल से मुझे कभी भी अपना दोस्त माना ही नहीं। देखा ना तुम लोगों ने उस दिन जब मैं तुम्हारी साइड ले रहा था तो रॉकी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, पर रॉकी की मनमानी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें पैसे दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, बदले में तुम्हें मेरे लिए बस रॉकी का एक साइन लाना होगा, फिर तुम उसके साथ जो करो मुझे नहीं परवाह। सूर्य और मनु काफी सोचने समझने के बाद शेठी की बातों में आकर उससे हाथ मिला लेते हैं और फिर शुरू होती है बदले की दास्तां। सबसे पहले तो सूरी रॉकी को उस एक्सीडेंट वाली रात की वीडियो सेंड करके कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम इतने बुद्धू हैं कि बिना वादा पूरा होते ही वीडियो डिलीट कर देंगे और उसको कहीं और सेव नहीं रखेंगे? क्या लगा था तुम्हें? हमने मेमोरी कार्ड में ये वीडियो सेव करके रखा हुआ है, अब सोच लो तुम्हारा क्या होगा। रॉकी की तो हालत खराब। काम से जब रॉकी परेशान होकर घर आता है तो घर पे उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होती है। वो कहती है तुम काफी परेशान दिख रहे हो, क्या हो गया? कहीं उसकी वजह वो वीडियो तो नहीं? मुझे भी वो वीडियो रिसीव हो चुकी है। रॉकी काफी ज्यादा डर जाता है, मगर उसकी वाइफ उसको एक फोटो दिखाती है जिसमें रॉकी किसी और लड़की के क्लोज था। तब उसकी सांस में सांस आती है और वो कहता है कि बेबी ये डीप फेक है, रियल नहीं है। और तब उसकी वाइफ उसको रियल वाली वीडियो दिखाती है जिसमें वो उस लड़की को किस विस भी कर रहा है। इसके बाद तो रॉकी की वाइफ खूब गुस्सा करती है कि तुम्हारा तो ये नेचर है बताओ, और ये कोई पहली बार नहीं है जो तुमने मुझे चीट किया है। मेरे डैड ने मुझसे ज्यादा तुम पे भरोसा किया और सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले कर दिया, और तुम हो कि अपनी सुअर जैसी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। घर पे बीबी होते हुए भी दूसरी जगहों पे मुंह मारना जरूरी है क्या? देखो इस बार तो मैं चुप नहीं बैठने वाली, मैं अभी डैड से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। रॉकी परेशान हो जाता है कि क्या करो। उसे समझ आ जाता है कि मेरी लाइफ की लंका लगाने वाले सूरी और मनु ही है, तो वो भी कुछ गुंडे हायर करता है। और जब मनु अपने भाड़े की गाड़ी निकालता है तो रॉकी के गुंडे उस पे हमला करके उसका शीशा फोड़ देते हैं, और फिर यहाँ से सीधा कॉल जाता है सूरी को और उसे धमकाया जाता है कि दूसरे दोस्त की जान प्यारी है या फिर नहीं, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। सूरी डर जाता है मगर पीछे नहीं हटता। वो शेठी की मदद से रॉकी और परमेश को अगवा कर लेता है। उन दोनों ने इनकी जितनी बेइज्जती की थी उसका सूरी और मनु चुन चुन कर हिसाब लेते हैं। फिरौती की रकम लाने के लिए रॉकी शेठी को कॉल करता है और उसके आगे गिड़गिड़ाता है कि मेरी मदद करो, मैंने कंपनी वालों को कॉल करके कह दिया है कि तुम्हारे हवाले पैसे कर दे, तुम बस किसी तरह आ जाओ और हमें ले चलो। दोस्तों शेठी पैसे लेकर आता भी है। उसको देखकर रॉकी चौड़ में आने लग जाता है और वो फिर से सूरी और मनु की बेइज्जती करना शुरू कर देता है कि ये लो पैसे और दफा हो जाओ। और तब उसे सूरी खूब सुनाता है कि तुम एक कंपनी चलाते हो जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं और उनकी मेहनत की बदौलत तुम अमीरी जिताते हो और फिर उन्हें ही नीची नजरों से देखते हो। अगर तुम्हारे कंपनी में काम करने वाले गरीब वर्कर्स ने तुम्हारे लिए काम करना बंद कर दिया ना तो तुम्हें ही सड़क पर आना पड़ेगा। हमने अपना दोस्त खोया है, इस बात की भी तुमने जरा सी परवाह नहीं की और हमारी कुत्तों जैसी हालत कर दी। शेठी कहता है कि भाई इस तरह मत बोलो, हमने भी अपना दोस्त खोया है, हमें दोस्त खोने का दर्द अच्छे से पता है। मनु चिढ़ जाता है और कहता है कि इतनी गहरी दोस्ती है तुम लोगों की तो तुम रॉकी को मारने का ऑफर लेकर हमारे पास क्यों आ गए थे? ये सुनकर रॉकी तो आग बबूला हो उठता है और शेठी का कॉलर पकड़कर कहता है कि मैंने निखिल को नहीं छोड़ा और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इन दोनों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर सूरी भड़क जाता है और गन तान देता है, मगर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है और वो कमजोर हो जाता है दोबारा। तब गुस्से में मनु गोली चला देता है जिससे रॉकी और परमेश बुरी तरह से घायल, मगर गोली चलाने का इल्जाम सूरी अपने सर पे ले लेता है और खुद को पुलिस के हवाले भी कर देता है। वहीं शेठी पुलिस में सच सच बयान देता है, जो हुआ उसमें सरासर रॉकी की ही गलती थी और इंटेंशनली सतीश और निखिल की जान लेकर रॉकी को भारी सजा होनी चाहिए। वहीं मैं भी अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। अगले सीन में मन्नू सारी बातें सच सच लक्ष्मी को बताकर पैचअप कर लेता है कि मैंने तुम्हारे भाई के कातिल को हवालात के पीछे भेज दिया, उसे इंसाफ दिला दिया। फिर वो लक्ष्मी के साथ एमएलए के पास जाता है सूरी की बेल करवाने के लिए। वो बेल करवा भी देते हैं। इसके बाद इलेक्शन में परमिला जीत भी जाती है और अपनी जीत का सारा श्रेय सूरी को देती है कि उसने पार्टी के लिए जी जान से जो मेहनत की थी उसी का असर है कि आज मैं ये इलेक्शन भारी मतों से जीती हूँ। दूसरी ओर परमिला से पैसे उधार लेकर मनु अपनी कैब सर्विस के लिए खुद की न्यू कार खरीद लेता है, क्योंकि अब उसे परमिला से डरने की जरूरत नहीं थी। साथ ही लक्ष्मी की फैमिली को भी 40 लाख जो मिले थे उसी के सहारे अपनी आगे की लाइफ जीते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।